अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि अनकरीब कॉमर्स लेक्चर्स के पेपर होने वाले हैं और उसी सिलसिले में आज हम एक पास्ट पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वीडियो की सबसे ख़ास बात यह है कि मैं सिर्फ सही ऑप्शन को ही डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बल्कि ये भी बताऊँगा कि जो गलत ऑप्शन है वो गलत क्यों है। लेकिन अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब मैं दूसरा पेपर सॉल्व करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द सिस्टमैटिक डिज़ाइन, collection, analysis and reporting of data relevant to a specific marketing situation facing an organization is, options are marketing information, marketing research, marketing analysis and marketing mix। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू जॉबर 2007 में उन्होंने अकॉर्डिंग टू जॉबर 2007 में उन्होंने मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को डिफ़ाइन किया, जिसके मुताबिक it is a system in which marketing data is formally gathered, stored, analyzed and distributed to managers in accordance with their informational needs on a regular basis। तो marketing information एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है फॉर मैनेजर। जबकि मार्केटिंग रिसर्च क्या है? इसमें कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा होता है, जो कि किसी एक ख़ास पर्पस, किसी एक ख़ास मकसद के लिए गैदर किया जाता है। मार्केटिंग एनालिसिस क्या है? द 5 C's ऑफ मार्केटिंग आर कॉमनली यूज सिचुएशन एनालिसिस टेक्निक्स यूज टू हेल्प मार्केटर्स मेक इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन। द 5 C's स्टैंड्स फॉर कंपनी, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, कोलैबोरेशन एंड क्लाइमेट। दैट मीन्स मार्केटिंग एनालिसिस में हम 5 चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जिसमें कंपनी की सिचुएशंस को, कस्टमर्स को, कंपटीटर्स की पोजीशंस को और उनकी स्ट्रेंथ को, जिसमें स्वॉट एनालिसिस भी आता है। देन कोलैबोरेशंस एंड क्लाइमेटिकल इफेक्ट्स, जिसमें हम कहेंगे कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है वो शामिल है। जब हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की, तो 4 P's का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो मार्केटिंग मिक्स ये हमारे पास 4 P's हैं, जिसमें हमारे पास प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेस है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सही आंसर मार्केटिंग रिसर्च है। नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज़ अ मैनेजमेंट फंक्शन दैट हेल्प्स मैनेजर रिक्रूट, सिलेक्ट, ट्रेन एंड डेवलप मेंबर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। आप में से बहुत से लोगों ने फ़ौरन सही आंसर गेस कर लिया होगा और श्योर होंगे कि इसका आंसर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, और आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है, चलिए ज़रा देखते हैं। मैनेजमेंट बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज विद इन ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू मीट डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट में हम आसान अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि इदारे के रिसोर्सेज को इदारे के मकासद के हसूल के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये मैनेजमेंट का काम है। जबकि मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटरेल, द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अ टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। मार्केटिंग आइडेंटिफाइज unfulfilled needs and desire। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग एक साइंस और आर्ट है जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ अ टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बेसिकली बिल्कुल डिफरेंट टर्म है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ सच एज प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑफ एंटरप्राइज। इट मीन्स अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील करती है फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से। इसका बेसिक पर्पस और इदारे की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है।
नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास है द प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। इसमें ऑप्शन है हमारे पास बिजनेस, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट। बिजनेस का क्या काम है? अ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइज एफर्ट टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक अ प्रॉफिट। इसमें सारा का सारा जो फोकस है वो प्रॉफिट पर होता है, जबकि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करती हैं और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कायम करती है ताकि जो कस्टमर्स हैं वो ब्रांड लॉयल हो सकें। एडवर्टाइजिंग एक ऐसा तरीका है, मार्केटिंग का एक ऐसा पार्ट है जिसमें कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग इज़ अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन दैट एम्प्लॉयज एन ओपनली स्पॉन्सर्ड नॉन पर्सनल मैसेज टू प्रमोट और सेल अ प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया। एक बेसिकली ये एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का एक ऐसा पार्ट है जिसमें इदारे की तरफ से प्रमोशन की जाती है गुड्स और सर्विसेज की, ताकि कस्टमर्स को अवेयर करवाया जा सके, उन्हें बताया जा सके कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में। जबकि मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदा और बेचा जाता है। तो सही आंसर हमारे पास यहाँ इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मार्केटिंग है। फोर्थ वन, अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ फॉर्म टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। यहाँ पर फोकस किया जा रहा है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पर। जबकि हम बात करते हैं सेफ्टी रूल्स की, तो ऐसे इदारे में वो रूल्स जो कि एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए क्रिएट किए जाते हैं, रूल्स विच इज़ मेड by anybody for safety of workers, association, a connection or cooperative link between people or organization। यूनियन बेसिकली आपने कंपनीज में देखा होगा कि यूनियन कायम की जाती है, उसका मकसद यही होता है कि वो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स को, एम्प्लॉयर्स के बेनिफिट्स को, उसके राइट्स को वो प्रोटेक्ट कर सके। और कमेटी, अ ग्रुप ऑफ पीपल अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन बाय अ लार्ज ग्रुप एंड टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। जबकि जो कमेटी होती है उसमें ग्रुप्स के मेंबर होते हैं, और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो यूनियन है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्कर्स की, तो वर्कर्स की कमेटी नहीं यूनियन होती है। एन एक्सपेंडिचर इज़ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज़ इंटेंडेड टू बी बेनिफिट द करंट पीरियड। बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है, क्योंकि कोई भी एक्सपेंडिचर हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा अगर वो सिर्फ करंट पीरियड के लिए, किसी इदारे के लिए फ़ायदेमंद होगा। द अमाउंट इन्वॉल्व स्मॉल, ज़रूरी नहीं है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो अमाउंट है वो स्मॉल हो, वो लार्ज भी हो सकती है। इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस सेल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये ग्रॉस सेल से नहीं डिडक्ट किए जाते, ये बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट से डिडक्ट किए जाते हैं, और इनको डिडक्ट करने के बाद कंपनी का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो सही आंसर है इट इज़ इंटेंडेड टू बी बेनिफिट फॉर द करंट पीरियड। नेक्स्ट है डिस्काउंट इन इशू ऑफ शेयर अकाउंट बिंग लॉस ऑफ। अब शेयर्स की बात की जा रही है तो डेफिनेटली इट इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल। रेवेन्यू और एक्सपेंस, नन ऑफ दीज हमारे पास अदर ऑप्शंस हैं। अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो डिस्काउंट ऑन शेयर हैज़ नथिंग टू डू विद रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी। एक्सपेंसेस आर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंपनी इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू। तो यहाँ पर जो लॉस जो हो रहा है इशू ऑफ शेयर्स की वजह से, वो हमारा पार्ट ऑफ कैपिटल है। तो जो सही आंसर है वो हमारे पास यहाँ पर कैपिटल है। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड depreciation is calculated on original value, origin down value, the scrap value and none of these। ओरिजिनल कॉस्ट पर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते, असल में रिटन डाउन वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट। तो ये कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू है, जिसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं। जबकि स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि कंपनी की, जो कि किसी एसिड की यूज़फुल लाइफ के बाद हासिल होती है। तो यहाँ पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिटन डाउन वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है एन इंडेंट मीन्स। हम जब नॉर्मली एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं या इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें इंडेंट से वास्ता पड़ता है। अ लिस्ट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट्स एन ऑर्डर कंटेनिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इंडेंट में टर्म्स ऑफ ट्रेड होती है जिसमें बताया जाता है पैकिंग कैसी होगी, किस वे में आएगा, किस वे से आएगा, कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स हैं। तो राइट आंसर हमारे पास एन ऑर्डर कंटेनिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट है अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ ओपनड ऑन बिहाफ ऑफ
पहला ऑप्शन है एक्सपोर्टर, देन इम्पोर्टर, अब बाइंग एजेंट्स, अब बैंक। एक्सपोर्टर का ताल्लुक बिल ऑफ एक्सचेंज से होता है, लेकिन हम बात करते हैं इम्पोर्टर की, तो ये राइट आंसर है, बिकॉज लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ ओपन ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, अ बाइंग एजेंट, अ बैंक। अ लेटर ऑफ, तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन अगर हम देखें जहाँ पर एक्सपोर्टर के बारे में बताया गया है, अ लेटर ऑफ क्रेडिट और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इज़ प्रॉमिस्ड बाय अ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द बायर to pay the seller a specific sum in agreed currency, provided that the seller submits the required document by a predetermined deadline। तो यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट का ताल्लुक एक्सपोर्टर से नहीं है, इम्पोर्टर से है, क्योंकि ये इम्पोर्टर की बिहाफ पर बैंक ओपन करता है, प्रॉमिस करता है कि ये पे करेगा एक्सपोर्टर को जब वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है जब कुछ डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेगा इम्पोर्टर। अ बाइंग एजेंट हैज़ नो कंसर्न विद लेटर ऑफ क्रेडिट, और बैंक बेसिकली एक पार्टी होता है, एक मीडियम होता है बिटवीन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर। तो लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक खुद ओपन करता है इम्पोर्टर के बिहाफ पर, तो यहाँ पर हमारे पास इम्पोर्टर राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है द नेट प्रॉफिट रेशियो इज़ कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एम्प्लॉयड, एंड नन ऑफ दिस। पहला जो हमारे पास फार्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, हम इस फार्मूले से कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि टोटल सेल्स में हमारे पास सेल्स रिटर्न भी शामिल होती है। असल में हमारा फार्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, दैट मीन्स सेल्स, टोटल सेल में से जब हम सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट सेल्स आ जाएगा, और इसी से हम नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। जबकि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एम्प्लॉयड, ये हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारे पास नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न है। नेक्स्ट द इमीडिएट सॉल्वेंसी रेशो इज़, यहाँ पर क्विक रेशो हमारे पास इमीडिएट सॉल्वेंसी रेशो होगा, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि हाउ क्विक अ कंपनी कैन पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, तो इसके लिए सॉल्वेंसी रेशो मैटर करता है। करंट रेशो में हमारे पास करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ आती हैं, तो ये इसमें हमारे पास प्रीपेड और इन्वेंट्री शामिल होती है, जिसे सेल होने में, कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, लिहाजा ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर है। जबकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो बताता है इज़ द रेशियो दैट मेजर्स द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री इज़ सोल्ड और कंज्यूम्ड इन अ गिवन टाइम पीरियड। वो बताता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम के साल में कितनी बार एक इन्वेंट्री बेची गई है या यूज़ की गई है। जबकि डेटर्स टर्नओवर रेशियो बताता है कि हाउ क्विकली क्रेडिट सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी कितनी जल्दी आप अपने अकाउंट रिसीवेबल को कलेक्ट कर रहे हैं। तो सही आंसर हमारे पास क्विक रेशो है। नेक्स्ट हमारे पास XYZ आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2.5, 1/10, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर इफ़ X रिटायर्ड। तो यहाँ सोल्यूशन मौजूद है, आप देख सकते हैं XYZ, X का रेशियो है 1/2, Y का रेशियो है 2.5, Z का रेशियो है 1/10। जब हमने इनका डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ थी 2, 5, 10, हमने इनका एलसीएम लिया तो वी विल गेट 10। अब जो आंसर हमारे पास 10 आया, इस 10 को हमने तमाम रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसे कैंसिल किया तो हमारे पास 2, 1, पहला रेशो जो कि x का था 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, आंसर आया 5। दूसरा रेशो जो y का था जो कि 2/5, इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा था 4। एंड देन हमारे पास थर्ड रेशो जो कि 1/10 था, इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा था 1। तो अब हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि x का रेशो है 5, y का रेशो है 4 और z का रेशो है 1। अगर हम x को रिटायर कर रहे हैं तो हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर y और z बच जाते हैं, जिनका रेशो है 4, 1। तो 4:1 is the right answer. Question number 13 में when sales is ₹4,80,000, gross loss is 25% on cost, purchase is ₹3,50,000 and closing stock is ₹60,000. The stock beginning will be, यहाँ पर सबसे पहले हमने given data को देखना है। हमें sales दे दी गई है that is 4,80,000. ग्रॉस लॉस हमें बता दिया गया 25% ऑन कॉस्ट। यहाँ पर याद रखिएगा कि
कॉस्ट की परसेंटेज हमेशा 100% होगी, यानी कॉस्ट आप जब भी किसी भी फार्मूले में लेंगे उसे 100% कंसिडर करेंगे। अब हमारे पास 2 परसेंटेज गिवन है, दैट इज़ लॉस की परसेंटेज 25% और कॉस्ट की परसेंटेज 100%। हमने कहा लॉस इज़ इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस। अब लॉस की परसेंटेज 25% गिवन थी क्वेश्चन में, कॉस्ट हमारे पास 100% गिवन थी क्वेश्चन में, और सेलिंग प्राइस की परसेंटेज हमें गिवन नहीं है। यहाँ ऊपर जो टॉप पे मैंने 75% लिखा है, ये बेसिकली आंसर है जो मैं यहाँ ही सही ऊपर मैंने लिखा है। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस की परसेंटेज मालूम करने के लिए हम कॉस्ट में से लॉस्ट की परसेंटेज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 75% आएगा। अब हम देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस की परसेंटेज 75% है। इसकी मदद से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने लिखा कि सेल्स हमारे पास 4,85,000 हमने देखा कि 4,80,000 हमारे पास सेल्स है। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना है जिसकी परसेंटेज 100 है, और हमने 75% सेलिंग प्राइस की परसेंटेज भी मालूम कर ली है। तो अब हम डिनोमिनेटर में 75 रखेंगे, 4,80,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे 75 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6,40,000। आप अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, उसमें परचेज़ को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आता है। इसमें से आप लेस कर देते हैं एंडिंग स्टॉक, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। यहाँ अब सवाल में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी गई है, एंडिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, परचेज़ भी दिया गया है, आपको मालूम करना है बिगिनिंग। इसके लिए आप रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, यानी जो चीज़ें लेस हो रही थी उन्हें ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एंडिंग इन्वेंट्री लेस हो रहा था, हम यहाँ एंडिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे। परचेजेस लेस हो रहा था, हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो जब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक 60,000 को ऐड किया, हमारे पास 7 लाख रुपीज़ आए, और जब हमने इसमें से 3,50,000 परचेज़ को लेस किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3,50,000, यानी ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 3,50,000 है। नेक्स्ट, एसेट ऑफ अ बिजनेस आर 21,315 एंड लायबिलिटीज़ आर 4,120। द अमाउंट ऑफ ओनर इक्विटी, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी। आप एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17,195, यानी 17,195। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज डील विद सेकेंड हैंड सिक्योरिटी, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर। तो राइट आंसर हमारे पास सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ हैं। बाकी जो ऑप्शंस हमारे पास हैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो फर्स्ट टाइम जो शेयर्स हम इशू करते हैं, डिबेंचर्स जो इशू करते हैं, प्रीफरेंस शेयर इशू करते हैं, ये बैंक्स के थ्रू इशू किए जाते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बैंक के थ्रू होती है। उसके बाद जो सिक्योरिटीज़ ख़रीदी और बेची जाती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ख़रीदी और बेची जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद, ऑप्शंस आर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर्स, नन ऑफ दिस। अगर हम बात करते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स की, तो ये जानना ज़रूरी है ये सबसे पहले होती क्या है। तो नॉमिनल वैल्यू और बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़ यूजली असाइंड व्हेन द स्टॉक इज़ इशूड, आल्सो कॉल्ड द फेस वैल्यू और पार वैल्यू। पेड अप वैल्यू क्या है, द एक्चुअल वैल्यू पेड बाय द शेयर। अब मैं ये आपको कह सकता हूँ कि लेट्स सपोज द नॉमिनल वैल्यू 10 थी और शेयर होल्डर्स ने 12 रुपये देकर शेयर्स को ख़रीदा, तो 12 रुपये पेड अप वैल्यू है, जबकि जो पार वैल्यू 10 रुपये यानी वो नॉमिनल वैल्यू है। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या है और वो कब डेबिट होगा, जब हम शेयर्स को रिटर्न करवाएंगे, यानी उन्हें कहेंगे शेयर होल्डर को कि भाई आप शेयर्स हमें वापस कर दें, तो हम फिर शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। द कंपनी डेबिट द शेयर कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट कॉल्ड अप टू द date of forfeited on share. It is credited the share allotment amount or share call account with amount called up on forfeited shares। और जो अमाउंट रिटर्न करनी होगी उस शेयर कैपिटल के अगेंस्ट जो कि हम उनसे रिटर्न ले रहे हैं उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो सही आंसर हमारे पास है कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड एसेट्स इंक्लूड कैश ओनली, कैश एंड डेटर्स, कैश डेटर एक्सेप्ट बैड डेट्स,
कैश एक्सेप्ट बेड डेट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, तो राइट आंसर हमारे पास है डी, कैश एक्सेप्ट बेड डेट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। यहाँ पर आपके जहन में सवाल आएगा, ये बेड डेट्स एक्सेप्ट लिखा हुआ है, जब बात कर रहे हैं बेड डेट एक्सेप्ट की, दैट मीन्स इसमें डेटर्स अकाउंट यानी अकाउंट रिसीवेबल शामिल है। तो लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, लाइक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नेट अकाउंट रिसीवेबल एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। जब हम बात करते हैं नेट अकाउंट रिसीवेबल की, तो इसमें बेड डेट्स शामिल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स अ गुड ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स, अथॉरिटी ऑफ ईच पर्सन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, ईच सबऑर्डिनेट शुड हैव वन सुपीरियर, अ मैनेजर कैन सुपरवाइज। Span of management means option A, a good organization should consist of department, authority of each person must be clearly defined, each subordinate should have one superior, a manager can supervise a limited number of executives। तो ऑप्शन ए का जो ताल्लुक है वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से नहीं है, डिपार्टमेंट से है। अथॉरिटी ऑफ ईच पर्सन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, इसका ताल्लुक लाइन अथॉरिटी रिलेशनशिप से है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से नहीं है। ईच सबऑर्डिनेट शुड हैव वन सुपीरियर, तो हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स आपने डेफिनेटली पढ़े होंगे, जिसमें यूनिटी ऑफ कमांड को डिस्कस किया होगा। तो यहाँ पर भी यूनिटी ऑफ कमांड की बात की गई है, तो दैट मीन्स ये इसका ताल्लुक भी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से नहीं है। तो बेसिकली स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है क्या? The span of management refers to the number of subordinates who can be managed efficiently by a supervisor or superior. Simply, the manager having the group of subordinates who report him directly is called the span of management। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो ठीक ऑप्शन है, मैनेजर कैन सुपरवाइज द लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर एग्जीक्यूटिव, ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के ऑप्शन में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो डेफिनेटली पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि कंपनी अमाउंट रिसीव करती है अगेंस्ट शेयर्स, और अनकॉल्ड capital that a company has raised by issuing shares or bonds but that the company has not collected because it has not requested पेमेंट। इसका मतलब ये कि कंपनी ऑफ़र तो करती है शेयर्स, लेकिन अब तक इसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव नहीं की होती कंपनी ने, तो ये अनकॉल्ड कैपिटल है। और ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि रजिस्टर्ड कैपिटल होता है, यानी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रार के पास कंपनी को 1984 एक्ट के तहत रजिस्टर करवाया जाता है, तो जितना कैपिटल रजिस्टर करते हैं यानी मैक्सिमम लिमिट जो कैपिटल की है वो कैपिटल हमारा ऑथराइज, यानी मैक्सिमम लिमिट जो कि कंपनी ऑफ़र कर सकती है कैपिटल, वो कैपिटल हमारा ऑथराइज कैपिटल कहलाता है। और याद रखिएगा कि जो कंपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करती है वो भी इस ऑथराइज कैपिटल की मुनासबत से ही अकॉर्डिंग टू द ऑथराइज कैपिटल ही पे करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लायर ऑर्गेनाइजेशन इज़ आल्सो नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें हम फंक्शंस के थ्रू और एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट के थ्रू गोल सेट किए जाते हैं और गोल्स को अचीव करने के लिए तमाम काम किया जाता है। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द इंटरलॉकिंग सोशल स्ट्रक्चर दैट गवर्न्स हाउ पीपल वर्क टुगेदर एंड वर्क डन इन प्रैक्टिस बाय बिल्डिंग रिलेशनशिप अमंग देम। अगर आप अपने पर्सनल रेफरेंसेस के थ्रू और अपनी वेलबींग के थ्रू इदारे में काम करवा रहे हैं किसी से एक इदारे में रहते हुए, तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर used to organize workers. They are group based on their specific skills and knowledge basically, and none of these। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, because a formal organization is a social system structured by clearly laid out rules, goals and practices, and that function based on division of labor and clearly defined hierarchy of power known as formal organization। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ही हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग रिपेबल इन लास्ट? इक्विटी कैपिटल, प्रीफरेंस कैपिटल, डेटर, डिबेंचर्स होल्डर्स या पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट्स को सबसे पहले पे किया जाएगा, देन डिबेंचर्स को, देन प्रीफरेंस कैपिटल को, लास्ट इक्विटी कैपिटल होल्डर्स को पे किया जाएगा। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट यूजुअली विद इन 2 days और 15 days के लिए होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, तो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है शॉर्ट टर्म फाइनेंस के। जबकि
लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमारे पास डिबेंचर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं जिनका दौरानिया 10 से 20 साल के लिए होता है, जबकि मीडियम टर्म में हमारे पास 2 से 5 साल या 1 से 5 साल तक के लिए जो हमारे पास लोन्स होंगे वो मीडियम टर्म लोन्स कहलाएंगे। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस ओवरड्राफ्ट बिल्कुल ठीक है। What is the amount of purchase when cost of goods sold is 22,000, opening stock is 3,500, closing stock is 1,500? Once again हमने cost of goods sold का स्टेटमेंट जैसे बनाना है, ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करते हैं, देन इसमें गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करते हैं, हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है, इसमें हम लेस करते हैं एंडिंग यानी क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। यहाँ पर हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम एंडिंग इन्वेंट्री को ऐड करेंगे जो कि हमारे पास सवाल में 1,500 दी गई है, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ रही है 23,500। इसमें हम ओपनिंग स्टॉक को लेस कर देंगे जो कि 3,500, तो हमारे पास परचेज़ की अमाउंट आ जाएगी दैट इज़ 20,000। The market value of a firm is the higher of its liquidation or book value, its going concern value, the higher of its book or going concern value, the higher of its liquidation or going concern value। इसका right answer is going concern value है, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स को आपको समझाता चलूँ। लिक्विडेशन वैल्यू क्या होती है? जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है यानी सेल आउट होती है, तो नॉर्मली क्योंकि उन्हें जल्दी होती है कंपनी को बेचने में, क्योंकि कंपनी लॉस में जा रही होती है, लिहाजा उसकी जो वैल्यू होती है उसके एसेट्स की वो कम होती है, वो जल्दी कोशिश करते हैं बिक जाए, तो लिक्विडेशन वैल्यू नॉर्मली बुक वैल्यू से कम होती है। जबकि बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू द टोटल वैल्यू ऑफ अ बिजनेस एसेट्स फाउंड ऑन इट्स बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी जाएगी वो बुक वैल्यू कहलाएगी। और मार्केट वैल्यू बेसिकली क्या है? मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल मार्केट। तो नॉर्मली गोइंग कंसर्न वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म एक ही होती है, बिकॉज द गोइंग कंसर्न वैल्यू डेफिनेशन इज द वैल्यू ऑफ अ कंपनी अंडर द अजम्पशन दैट इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। और मार्केट में जो मार्केट वैल्यू होती है फर्म की वो इसकी फ्यूचर फोरकास्ट की बेस पर ही होती है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि गोइंग कंसर्न और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म वो एक ही है। लिक्विडिटी डील्स विद हाउ क्विक अ कंपनी कन्वर्ट इट्स एसेट्स इनटू कैश, यानी कन्वर्जन इनटू कैश में अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी में बात आती है, रिटर्न ऑन इक्विटी लिक्विडिटी का हिस्सा नहीं है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी लिक्विडिटी से डील नहीं करते, तो कन्वर्जन इनटू कैश इज राइट आंसर। And now multiple choice question number 26. Short-term creditors would be most interested in firms. Option A, liquidity ratios, conversion into cash, short-term credit, long-term credit. जब हम बात करते हैं लिक्विडिटी रेशो की और क्रेडिटर की, तो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स लिक्विडिटी रेशो में बहुत दिलचस्पी रखते हैं बिकॉज ऑफ क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हाउ क्विक अ कंपनी कैन पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। तो liquidity ratio is the right answer because it is the ratio on which short-term creditors would be interested, because it tells the capability of a firm to pay its short-term liabilities as I said earlier. एंड कन्वर्जन इनटू कैश, तो ये भी एक आस्पेक्ट बताता है सिर्फ बैलेंस शीट का कि कितना हाउ क्विक का कंपनी कैन कन्वर्ट इट्स एसेट इनटू कैश, और क्विक एसेट्स के बारे में बता रहा है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट सिर्फ बताता है कि कंपनी के शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स कितने हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कितनी है, और लॉन्ग टर्म क्रेडिट बताता है कि फर्म की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कितनी है। तो जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज़ लिक्विडिटी रेशियो। Multiple choice question number 27. The total amount of depreciation to be written off over the life of assets is equal to the cost of asset less its. The right answer is scrap value, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं डेप्रिशिएबल कॉस्ट की, तो यहाँ पर डेप्रिशिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। द अमाउंट नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। द अमाउंट ऑफ शेयर्स प्रीमियम रिसीव्ड बाय द कंपनी शोन अंडर द हेडिंग इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो हम इसे शेयर होल्डर इक्विटी में दिखाते हैं। हमने यहाँ पर मैंने बताया भी कि शेयर होल्डर इक्विटी में कौन कौन से हमारे पास हेड्स आते हैं, पेड अप कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व फॉर प्लान एक्सटेंशन एंड रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज। तो राइट आंसर इज शेयर होल्डर्स इक्विटी। So, multiple choice question number 29. Gross profit minus operating expense is equals to, that is net operating income.
Question number 30. An expenditure benefiting the current year is known as revenue expenditure. ये MCQs इसी तरह का पहले भी हमारे पास आ चुका है इसी ईयर में. The organs which are morphologically different but perform the same function are called homologous organs, analogous, vestigial organs. None of these. Homologous organs are defined as the organs of different animals that are having a similar structure but differ in their function. तो अगर structure similar है लेकिन उसका काम अलग है तो ये homologous organs कहलाएंगे. Analogous organs क्या हैं? Defined as the organs of different animals that are having different structure but perform the same function. And vestigial organs are various cells, tissues and organs in a body which no longer serve a function. यानी वो चेंज हो जाती है, म्यूटेशन हो जाता है उनका, तो ये हमारे वेस्टिगल ऑर्गेन्स कहलाते हैं. तो राइट आंसर एनालॉगस ऑर्गेन्स है, क्योंकि यहाँ पर वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं जो कि फंक्शन सेम प्रोवाइड कर रहे होते हैं. The approximate age of the earth is, तो राइट आंसर है 4.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9. The largest flower on earth is Rafflesia arnoldi. I don't know how it pronounced, but I think that I'm pronouncing it right. So Rafflesia arnoldi, the flower of Rafflesia already grows to a diameter of around 1 meter, that is 3.3 feet, weighing up to 11 किलोग्राम. तो 11 किलो वज़न होता है उसका और 3.3 फीट इसकी जो डायमीटर जो रेंज और 3.3 फीट इसका डायमीटर होता है. द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज़, तो मैंने सोचा टॉलेस्ट भी बता दिया जाए. तो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज़ एक्लोपिट्स और रीगनेस, एंड द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज़ यूक्लिपिट्स regnans, and smallest angiosperm is Wolffia arisia. Too much stuff. क्वींस ऑफ शिबा, मलका सबा का जिक्र हमारे पास हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये हुआ था और सूरह नमल में ये इसका जिक्र मौजूद है. और याद रखिएगा सूरह नमल में 2 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई है. How long did the Holy Quran take for its complete revelation? That is 23 years. Under the Islamic law of inheritance, what would be the share of the wife from husbands in the presence of children? अगर बच्चे मौजूद हैं तो वाइफ का शेयर 12.5%, दैट इज़ 1/8 होगा. और मैंने यहाँ पाए डायग्राम में डिफरेंट इनहेरेंट्स के शेयर्स को भी डिस्क्राइब कर दिया है, तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं. द टेरिटरी ऑफ हुदैबिया was signed in 6th Hijra. Who was been titled as सैफुल्ला? हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्ला का खिताब दिया गया था. हज़रत रज़ी का खिताब है शेर खुदा. द हाइस्ट अबव सी लेवल रेलवे स्टेशन इन पाकिस्तान, ये हमारे पास कोयटा में मौजूद है. कोयटा रेलवे स्टेशन इज़ वन ऑफ द हाइस्ट रेलवे स्टेशन इन पाकिस्तान एट 1676 meters, that is 5,499 feet above sea level. The railway track was laid in 1890s during the British era to link Quetta with the rest of the country. तो राइट आंसर है हमारे पास कोयटा, जिसकी हाइट है 5,499 feet, that is 1676 meters. Sindh was conquered by Muhammad bin Qasim during the period of Umayyad, Tughlaq, Abbasid and Khiljis. तो राइट आंसर है हुमैया. Who was the viceroy of time of partition of Bengal? तो Lord Curzon. Partition of Bengal in 1905, division of Bengal carried out by the British viceroy in India, Lord Curzon. Despite strong Indian nationalist opposition, it began a transformation of Indian National Congress from a middle class pressure group into a nationwide mass movement. तो Lord Curzon was the viceroy at the time of partition of Bengal. Which assembly passed one unit act? तो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ने वन यूनिट एक्ट पास किया था. द प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और वन यूनिट प्रोग्राम 14 अक्टूबर 1955 को क्रिएट किया गया. और पाकिस्तान नेशनल असम्बली पास्ड अ बिल मर्जिंग ऑल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान इनटू अ सिंगल प्रोविंस ऑन 30 सितंबर 1955. तो ये वन यूनिट बिल था जो कि सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ने पास आउट किया. देन क्वेश्चन नंबर 44, यूरेनियम ओर्स आर लोकेटेड इन
कोचोहार रेंज इज़ द राइट आंसर, जबकि मैंने डिफरेंट रेंज के बारे में भी बताया है जिसमें यूरेनियम मौजूद है पाकिस्तान में, जिसमें हमारे पास सेंट्रल या साउदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान सच एज बन्नू बेसिन, सुलेमान रेंज, डेरा गाजी खान, ईसा खेल, मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट एंड कीरतर रेंज। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन में कीरतर रेंज मौजूद है, दैट इज़ द राइट आंसर। पिक आउट मोस्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड पैरामोर, तो करेक्ट मीनिंग है दैट इज इलिसिट लवर। फ्रॉम द 4 underlined words, identify the one that is not correct. Octopuses have not only large brains and also a well-developed nervous system. तो इसका correct version, correct answer है octopuses have not only large brains but also a well-developed nervous system. तो and की जगह क्या लगना था यहाँ पर, but आना था। Pick the word or set of words that best reflects the sentence overall. The young man was quickly promoted when his employers saw how dash he was. So the right answer is how assiduous he was. Change the voice. The laws of gravitation were first discovered by Newton. The right answer is Newton discovered the laws of gravitation first. Choose the word nearest the meaning to be pernicious, practical, comparative, destructive, tangible. Destructive is the right answer because pernicious, beneficial, noxious, deleterious, determinants. pernicious का मीनिंग है हार्मफुल और यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हार्मफुल के ज़ुमरे में आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में मैं एक और पेपर को सॉल्व करने जाऊंगा दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन योर फ्यूचर एग्ज़ाम्स। और इसके अलावा अगर आप अपनी स्टैटिस्टिक्स, बैंकिंग, अकाउंटेंसी की नॉलेज को चेक करना चाहते हैं तो मेरे चैनल की वीडियोस को लाजमी देखिएगा। उन वीडियोस के एंड में आई हैव पुट इट सम MCQs और उनके आंसर कीजिएगा एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।